हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं कुछ नया इंटरेस्टिंग एमसीक्यू सेशन जो हमारे स्पेशल नॉरसेट स्पेशल रहेगा। लेकिन इसके अलावा अपने जो ईएसआईसी, आरआरबी, डीएसएसबी और सीएचओ जैसे एग्ज़ाम रहते हैं, इन सब के लिए ये इम्पोर्टेंट रहेगा साथ में। लेकिन जो अपने जो नर्सिंग प्रोफेशन का मेन एग्ज़ाम, जो बड़ा एग्ज़ाम होता है, वो कौन है? नॉरसेट एग्ज़ाम रहता है। तो जो नॉरसेट एग्ज़ाम है, इसको एग्ज़ाम को कौन करवाता है? एम्स दिल्ली करवाता है। और इसका जो पैटर्न रहता है वो कुछ इस तरीके से रहता है कि इसके अंदर 200 एमसीक्यू होते हैं और 180 मिनट के अंदर अपने को क्या करने होते हैं? इस एमसीक्यू को, इस पेपर को पूरा करना होता है। इसके अंदर 50 से 60 एमसीक्यू ऐसे देता है ना। एम्स दिल्ली 50 से 60 एमसीक्यू ऐसा देता है जो बिल्कुल ही सिंगल लाइनर होते हैं, सिंपल होते हैं, वो सबको आते हैं। उसके अंदर कोई कंपटीशन नहीं है। वो सिर्फ क्या है, आपके लिए लालच है कि आपको ऐसा लगे कि पेपर इजी था। तो जो 50 से 60 एमसीक्यू है, वो हर एग्ज़ाम की थोड़ी बहुत तैयारी करने वाले स्टूडेंट को आते हैं। इस पर कोई कंपटीशन नहीं होता है। लेकिन जो असली कंपटीशन स्टार्ट होता है वो 76 एमसीक्यू के बाद में स्टार्ट होता है। उसके अंदर क्या रहता है, कुछ इमेजेस पूछता है और कुछ प्रोसीजर पूछ लेता है। जिस बंदे का जो है हॉस्पिटल जो क्लिनिकल एक्सपीरियंस अच्छा रहता है, उनका ये पोर्शन कैसा रहता है? मजबूत रहता है। इसके अलावा वो जो अपनी एनक्लेस बड़ी बुक रहती है, इसके पैटर्न को भी फॉलो करता है। एनक्लेस के डायरेक्ट एमसीक्यू नहीं पूछता है, लेकिन एनक्लेस की लैंग्वेज को और उसकी और लैंग्वेज को मॉडिफाइड करके एमसीक्यू देता है। कुछ ट्रिकी एमसीक्यू होते हैं, छोटे होते हैं लेकिन उसके अंदर बड़ी ट्रिक होती है ना। जो दिखने में बहुत छोटे एमसीक्यू रहते हैं लेकिन उसके अंदर बहुत बड़ी ट्रिक रहती है, कुछ ऐसे एमसीक्यू रहेंगे। कुछ जो है बड़े एनक्लेस के जो एनक्लेस पैटर्न के जो बड़े रेशनल वाले एमसीक्यू रहते हैं, जिसमें बहुत लंबी लंबी लाइनें लिखी रहती है और एक लास्ट लाइन के अंदर पूछा जाता है, तो वो अपने लिए इम्पोर्टेंट रहता है। कुछ चीज़ें वैसी रहती हैं। इसके अलावा 20 एमसीक्यू कैसे होते हैं? अपने जनरल एप्टीट्यूड से रहते हैं। तो मैंने जो नॉरसेट की प्रिपरेशन की है और जिससे मेरा जो ड्रीम एम्स था, एम्स जोधपुर, जो मेरे को चाहिए था, इसको मैंने कैसे हासिल किया, ये जो मेरे एग्ज़ाम की स्ट्रेटजी थी, उसको मैं आपके साथ एक अलग वीडियो में शेयर करूँगी। अगर आपको उसमें से कुछ चीज़ें अच्छी लगे तो आपको अडेप्ट करनी है। आपको क्या करना है, आपकी खुद की वीकनेस, आपकी खुद की स्ट्रेंथ पे काम करना है, क्योंकि आपको आपसे बेटर कोई नहीं जानता। ये ही इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। अगर आपको मार्केट में कोई कह रहा है कि हम 1 महीने के अंदर नॉरसेट क्लियर करवा देते हैं, हम 1 महीने के अंदर सीएचओ बना लेते हैं, ये सब चीज़ें क्या है? झूठ है। ऐसा नहीं होता है। आपको क्या करना है, आपकी खुद की वीकनेस पे काम करना है, जो हर किसी बंदे को नहीं पता होती है। जो बड़े कोचिंग सेंटर वगैरह जो अपने नर्सिंग के लिए बने हैं, वो क्या है, वो आपको गाइड करते हैं, बिल्कुल सही तरीके से गाइड करते हैं। सारी कोचिंग अच्छे होंगे, लेकिन पढ़ना किसको होता है? पढ़ना अपने को ही होता है। अपने को अपनी स्ट्रेटजी के हिसाब से पढ़ना है, लेकिन आपको गाइडेंस दूसरों से मिल जाती है, ये बात सही है। तो जो मेरे एग्ज़ाम की स्ट्रेटजी थी नॉरसेट को क्लियर करने की, वो मैं आपके साथ एक अलग वीडियो के अंदर आपको शेयर करूँगी। तो आज हम कुछ एनक्लेस पैटर्न, कुछ इमेज और कुछ इजी एमसीक्यू ऐसे डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। अपना जो सितंबर के अंदर एग्ज़ाम है, तब तक के लिए इसको कंटिन्यू करते रहेंगे। आपको क्या करना है, कंटिन्यू पढ़ाई करते रहना है। एमसीक्यू सॉल्व करने से दो चीज़ होती है। एक तो क्या होता है, आप अपने जो नॉलेज, आपका जो नॉलेज है उसको एनालाइज कर सकते हो। दूसरी चीज़ क्या होती है, आप अपने कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करते हो, है ना। अगर आपको एमसीक्यू सॉल्व, मान लो आप आज 10 एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं इस लेक्चर के अंदर, तो अगर इसमें से आपके 7-8 एमसीक्यू आपको आ रहे हैं, तो इससे आपको क्या है, कॉन्फिडेंस आता है कि यार ये तो मुझे तो आता है। तो ये चीज़ होती है। दूसरा क्या होता है, आपका जो है नॉलेज कैसा है, आपको उसको एनालाइज किससे कर पाते हो? एमसीक्यू सॉल्व करके ही कर पाते हो। तीसरी चीज़ क्या होती है, आपकी प्रैक्टिस की हैबिट हो जाती है। तो जो आपका टाइम मैनेजमेंट रहता है नॉरसेट के अंदर, आपका जो ऑनलाइन एग्ज़ाम रहता है, उसके अंदर जो 3 घंटे का टाइम मैनेजमेंट रहता है, वो इस एमसीक्यू सॉल्व करने की प्रैक्टिस से बहुत ज़्यादा बूस्टअप हो जाता है। उसको आप जो है टाइमली मैनेज कर लेते हो, टाइमली पेपर को पूरा पढ़ लेते हो। क्योंकि एग्ज़ाम के अंदर 40% ऐसे लोग एग्ज़ाम देने आते हैं जो क्या है, 200 एमसीक्यू पूरे पढ़ ही नहीं पाते हैं, है ना। वो 150, 160, 170 पे अटक जाते हैं। वो क्यों? क्योंकि उन्होंने पहले प्रैक्टिस नहीं की। उनके पास नॉलेज बहुत अच्छा था, लेकिन उन्होंने एमसीक्यू की प्रैक्टिस नहीं की। तो वो चीज़ भी आपको करनी है। थ्योरी के साथ में आपको एमसीक्यू सॉल्व करने, इससे आपके एग्ज़ाम के अंदर जो है टाइम मैनेजमेंट अच्छा हो जाएगा, आपके अंदर जो है कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा, और आपके साथ में जो है अपने नॉलेज का भी असेसमेंट आप कर पाओगे। तो आज का हमारा जो फर्स्ट एमसीक्यू है वो ये है, in the intramuscular injection of the iron dextran, the major complication of injection is the staining of skin to prevent the nurse's responsibility is। ये कह रहा है आयरन डेक्सट्रान का जो इंजेक्शन लगा रहे हैं, इससे जो मेजर कॉम्प्लिकेशन है उनको प्रिवेंट करने के लिए आप नर्सेज की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती हैं? ऑप्शन ए, रब द लोकलाइज एरिया, जहाँ आपने इंजेक्शन लगाया है उसको रब कर देंगे।
ऑप्शन बी जो है, द निडल शुड नॉट बी विड्रॉ इमीडिएटली, निडल को इमीडिएटली विड्रॉ नहीं करना है। ऑप्शन सी कह रहा है क्लीन द एरिया H2O2, है ना, H2O2 से लेकर के आप क्या कर दोगे, एरिया को क्लीन कर दोगे, इंजेक्शन साइट को। ऑप्शन डी है न। तो जो इंजेक्शन रहता है आयरन डेक्स्ट्रान या आयरन के इंजेक्शन है, या मान लो जितने भी ऑयली इंजेक्शन रहते हैं, उनको अपन जब भी IM लगाते हैं तो उसके लिए जो टेक्निक यूज़ करते हैं, जो मेथड यूज़ करते हैं, जिसका नाम है जेट ट्रैक मेथड। क्या नाम है? जेट ट्रैक मेथड। इस जेट ट्रैक मेथड को लेकर के एग्ज़ाम के अंदर हर बार घुमा के MCQ पूछा जाता है। आपको दो ही चीज़ ध्यान रखनी होती है इसके लिए, कि जेट ट्रैक मेथड से इंजेक्शन लगाने का पर्पज़ क्या है, दूसरा कौन से ऐसे इंजेक्शन है जिसके अंदर हैवी मॉलिकुलर होते हैं जो टिश्यू को इरिटेट करते हैं, और जिसके अंदर ऑयल पैटर्न रहता है, जैसे हेलोपेरिडोल का इंजेक्शन है वो ऑयली रहता है, आयरन वाला इंजेक्शन है वो ज़्यादा पेनफुल रहता है, इसके अंदर जो ड्रग के मॉलिक्यूल रहते हैं वो ज़्यादा हैवी रहते हैं, टिश्यू को इरिटेट करते हैं और पेनफुल होते हैं। तो जेट ट्रैक मेथड का जो पर्पज़ होता है वो क्या रहता है कि आप जैसे ही जेट ट्रैक मेथड के अंदर क्या करते हो, मान लो ये पेशेंट की स्किन है, आपने स्किन को क्या कर दिया, ऐसे पुल कर दिया, स्किन को पुल किया और निडल को इंसर्ट किया। जब आपने स्किन को पुल करके निडल इंसर्ट किया और जब आपने उस ड्रग को इंजेक्ट कर दिया, उसके बाद आप इस निडल को बाहर निकाल के इस स्किन को जैसे ही छोड़ोगे तो जो ये होल हुआ, ये साइड क्या है, इस स्किन से लॉक हो जाएगी। तो इससे क्या होगा, बैकवर्ड नहीं आएगी ड्रग, है ना। जो इसका जो पर्पज़ है जेट ट्रैक का वो क्या है कि जैसे ही आप स्किन को पुल करके निडल इंसर्ट करते हो, ड्रग इंसर्ट करके निडल बाहर निकाल के फिर जैसे ही आप स्किन छोड़ोगे तो ये जो इंजेक्शन साइट है ये क्या हो जाएगी, लॉक हो जाएगी। तो इससे क्या होगा, बैकवर्ड नहीं आएगी, ड्रग का बैकवर्ड फ्लो नहीं होगा, टिश्यू का इरिटेशन नहीं होगा, इससे क्या होगा, पेन कम होगा। ये क्या है, जेट ट्रैक मेथड का पर्पज़ होता है। इसके अलावा आपको वो सारी ड्रग ध्यान में रखनी है कि जेट ट्रैक मेथड से कौन से इंजेक्शन लगाते हैं, जो ज़्यादा हैवी मॉलिक्यूलर वाली ड्रग रहती है, जो ज़्यादा ऑयली पैटर्न की इंजेक्शन रहते हैं, उनको अपन जैसे SCG हार्मोन का इंजेक्शन रहता है ना, गायनिक के अंदर यूज होता है, वो ऑयली इंजेक्शन होता है, उसको अपन जेट ट्रैक से लगाते हैं। हेलोपेरिडोल जो साइकेट्रिक के अंदर अपन सिजोफ्रेनिया जैसे डिसऑर्डर के अंदर जो हाइपर एक्टिव मरीज रहते हैं उनके अंदर यूज़ करते हैं, एंटीसाइकोटिक। तो वो भी कैसी होती हैं, ऑयली ड्रग होती है, उसको भी अपन ऐसे लगाते हैं। आयरन के इंजेक्शन है, मल्टीविटामिन के इंजेक्शन है, ये सारे इंजेक्शन कैसे लगाते हैं, जेट ट्रैक मेथड से लगाते हैं। तो ऑप्शन ए के अंदर रब द लोकलाइज एरिया, कभी भी इंजेक्शन साइट को विग्रेसली रब नहीं करना होता। अगर आप रब करते हो इंजेक्शन साइट को तो इससे क्या होगा, टिश्यू के अंदर ड्रग बैकवर्ड आएगी और उससे क्या होगा, बहुत ज़्यादा टिश्यू इरिटेशन होगा, ज़्यादा पेनफुल होगी, इसीलिए ड्रग को रब नहीं करना है। ऑप्शन बी के अंदर लिखा है द निडल शुड नॉट बी विड्रॉ इमीडिएटली, निडल को सडनली इमीडिएटली अपन को क्या करना है, विड्रॉ नहीं करना है, कंप्लीट ड्रग को इंजेक्ट करना है और उसको स्लोली निकालना है और उसके बाद स्किन को छोड़ देना। जैसे ही अपन स्किन छोड़ेंगे तो उससे क्या हो जाएगा, वो जो जगह अपन ने होल किया है निडल से वो क्या हो जाएगा, लॉक हो जाएगा और ड्रग बैकवर्ड नहीं आएगी। तो ऑप्शन जो बी के अंदर लिखा है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है, बी इज़ द करेक्ट आंसर कि निडल को सडनली इमीडिएटली अपने को क्या करना है, विड्रॉ नहीं करना है। क्लीन द एरिया H2O2, इसका कोई लॉजिक IM इंजेक्शन लगाने में नहीं, आप क्लीन कर रहे हो अच्छी बात है, लेकिन इसका वो कोई लॉजिक नहीं है। नेक्स्ट MCQ अपना, दिस पोजीशन इज़ यूज्ड इन पेशेंट विद द कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, हार्ट फेलियर वाला जो मरीज रहता है उसके अंदर आप कौन सी पोजीशन दोगे। तो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर का क्या मतलब है, हार्ट का कंडक्शन सिस्टम फेल हो जाता है, यानी कि जो हार्ट कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्सेशन करता है उसका कंडक्शन सिस्टम ख़राब हो जाता है, उसकी वजह से वो सफिशिएंट ब्लड को एजेक्ट बाहर नहीं कर पाता है, जिससे बॉडी की जो है मेटाबॉलिक नीड पूरी हो जाए, इतना ब्लड वो बाहर एजेक्ट नहीं कर पाता है। ऐसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। तो जब अपन कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के टाइप पढ़ते हैं तो अपन पढ़ते हैं राइट साइडेड हार्ट फेलियर, लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर, फॉरवर्ड हार्ट फेलियर, बैकवर्ड हार्ट फेलियर, इस तरीके के अपन क्या करते हैं, टाइप पढ़ते हैं। मेनली जो है दो बड़े टाइप रहते हैं, राइट साइडेड हार्ट फेलियर और लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर। जब भी लेफ्ट साइड का हार्ट फेल होता है तो सिम्टम आएंगे पल्मोनरी, और जब राइट साइड का हार्ट फेल होगा तो सिम्टम कौन से आएंगे, सिस्टमेटिक सिम्टम आएंगे। तो जो अपना लेफ्ट साइडेड हार्ट होता है, ये जो लेफ्ट साइडेड पोर्शन होता है ये लंग से जो है दो पल्मोनरी वेन आती हैं और ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करता है, और यहाँ से ये ब्लड कहाँ जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में, और यहाँ से कहाँ जाता है, एओर्टा के अंदर जाता है। जो एओर्टा क्या करता है, अपनी पूरी बॉडी को ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सप्लाई करता है। उसकी बहुत सारी आर्टरी और आर्टरियोस और कैपिलरी ऐसे ब्रांचेस बनती है आगे जा करके, लेकिन एओर्टा से क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड निकलता है बॉडी के लिए। और राइट साइडेड जो हार्ट रहता है, यहाँ से पल्मोनरी आर्टरी निकलती है और वो क्या है, लंग्स के अंदर ले जाएगी ब्लड के प्यूरिफिकेशन के लिए। तो जब भी राइट साइड हार्ट फेलियर होता है तो इसका जो मेन कारण रहता है वो रहता है लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर। जब भी लेफ्ट साइड का हार्ट फेल होगा तो इसके ऊपर बर्डन बढ़ जाता है, यहाँ पे ब्लड ज़्यादा रुकने लग जाता है,
तो ये क्या है, राइट साइड भी हार्ट फेल हो जाता है। जब राइट साइड हार्ट फेल होता है तो यहाँ की साइज बढ़ जाती है और इसको अपन एक वर्ड देते हैं कोर पल्मोनल, है ना, कोर पल्मोनली इसको अपन बोलते हैं। कोर पल्मोनल का मतलब होता है डायलेशन हो जाता है राइट साइड हार्ट का, क्योंकि उसके अंदर क्या है, ब्लड ज़्यादा रुकने लग जाता है। ऐसी कंडीशन के अंदर अगर हार्ट फेल हो रहा है तो लंग्स के ऊपर भी प्रेशर बढ़ता है। क्या होता है, लंग्स के ऊपर भी प्रेशर बढ़ता है, यहाँ पे भी ब्लड रुकने लग जाता है, आगे जाता नहीं, क्योंकि हार्ट आगे पंप नहीं कर रहा है, यहाँ से प्यूरीफाई होकर भी आगे नहीं जा रहा है, यहाँ से भी ब्लड पीछे आ रहा है, तो इसके अंदर क्या होता है, लंग्स के ऊपर बर्डन बढ़ जाता है। तो ऐसी कंडीशन में मरीज़ को जो सिम्टम आते हैं वो क्या होता है, डिस्निया, है ना, डिस्निया होता है, बॉडी के अंदर स्वेलिंग आ जाती है, इस तरीके के जो सिम्टम रहते हैं ना, एक्सर्शन हो जाता है बहुत ज़्यादा थोड़ी सी एक्टिविटी में, वो जो सिम्टम रहते हैं डिस्निया वाले, और वो किससे रिगार्डिंग है, रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिगार्डिंग है। तो आप ऐसे मरीज़ को कौन सी पोजीशन दोगे, अपराइट पोजीशन दोगे। कैसी पोजीशन दोगे, अपराइट पोजीशन। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर वाले मरीजों का सिर्फ हार्ट से संबंध नहीं होता है, जिसका हार्ट फेल होगा उसकी वजह से लंग्स के ऊपर बर्डन बढ़ता है, और जब लंग्स के ऊपर बर्डन बढ़ता है तो जो क्या है, अपने को पल्मोनरी सिम्टम दिखने लग जाते हैं, पेशेंट डिस्निक हो जाता है। तो जिसको सांस में दिक्कत होती है उसको अपन पोजीशन कैसी देते हैं, अपराइट पोजीशन देके रखते हैं। अपराइट पोजीशन देने से एक और चीज़ होगी, अपराइट पोजीशन में जब अपन बैठते हैं तो अपना जो ये बस्ट वाला जो एरिया है नीचे, यहाँ क्या हो जाता है, ये फ्लैक्स हो जाता है, इसकी वजह से वीनस रिटर्न भी कम आता है। जो वीनस रिटर्न कम आएगा तो लंग्स के ऊपर थोड़ा सा बर्डन कम रहेगा। तो हार्ट फेलियर वालों को कौन सी पोजीशन देते हैं, अपराइट पोजीशन देते हैं। नी चेस्ट पोजीशन किसको देते हैं, जो पेशेंट अपने बच्चे रहते हैं, जो साइनोटिक हार्ट डिजीज़ वाले जो बच्चे रहते हैं, जिसको साइनोटिक स्पेल वगैरह होती है ना, उसके अंदर बहुत सारे हार्ट के अंदर डिफ़ॉल्ट रहते हैं, उन बच्चों को अपन नी चेस्ट पोजीशन देते हैं। सेमी फाउलर पोजीशन अपन जो है रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम वालों को देते हैं। ये भी अगर अपराइट पोजीशन अगर ऑप्शन में नहीं है तो आप जवाब सेमी फाउलर इनमें से दे सकते हो, क्योंकि प्रॉन पोजीशन और नी चेस्ट पोजीशन हार्ट फेलियर वालों को नहीं देते। अगर अपराइट पोजीशन ऑप्शन के अंदर है तो ये बेस्ट पोजीशन है कंजेस्टिव हार्ट फेलियर वालों के लिए। नेक्स्ट एमसीक्यू अपना, कैल्सिटोनिन हेल्प टू मेंटेन द ब्लड कैल्शियम लेवल। जो कैल्सिटोनिन हार्मोन होता है वो कैसे ब्लड में कैल्शियम का लेवल मेंटेन करता है। ऑप्शन ए कह रहा है रिड्यूसिंग रीअब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम बोन एंड इनहिबिट रीअब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम सैंड ट्यूब्यूल, है ना। ऑप्शन बी कह रहा है इंक्रीज एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन एंड रीअब्जॉर्प्शन कैल्शियम सैंड ट्यूब्यूल्स। ये जो सैंड ट्यूब्यूल्स है ये कौन से ट्यूब्यूल्स है, किडनी के ट्यूब्यूल्स है। ऑप्शन सी है बाय इंसुलिन सिक्रेशन, इंसुलिन का सिक्रेशन करके। ऑप्शन डी कह रहा है ई एंड सी दोनों होते हैं। तो जो है इसको समझने के लिए एक डायग्राम से समझते हैं। कैल्सिटोनिन हार्मोन को कौन सिक्रेट करता है, थायराइड ग्लैंड कहती हैं, और इस हार्मोन का किडनी, बोन, इंटेस्टाइन और ब्लड पे कैसा इफेक्ट रहता है वो इस डायग्राम में समझाया हुआ है। किडनी के ऊपर ये क्या कर देता है, किडनी के ऊपर ये करता है इनहिबिट कैल्शियम रीअब्जॉर्प्शन इन किडनी एंड एक्सक्रीट द यूरिन। कैल्शियम को किडनी के द्वारा उसका जो रीअब्जॉर्प्शन होता है उसको रोक देता है और यूरिन के साथ एक्सक्रीशन को बढ़ा देता है। बोन के ऊपर ये क्या करता है, प्रमोट डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम इनटू बोन एंड इनहिबिट द ओस्टियोक्लास्ट एंड स्टिमुलेट द ओस्टियोब्लास्ट। आपने दो वर्ड सुने होंगे, ये जो ओस्टियोक्लास्ट है इसका मतलब होता है डिस्ट्रॉय बोन सेल। क्या मतलब होता है, डिस्ट्रॉय बोन सेल। बोन सेल का डिस्ट्रॉय होना क्या कहलाता है, ओस्टियोक्लास्ट। इसको तो ये क्या कर देता है, इनहिबिट, और ओस्टियोब्लास्ट को स्टिमुलेट करता है। ओस्टियोब्लास्ट का मतलब होता है न्यू बॉर्न फॉर्मिंग सेल। क्या होता है, न्यू बॉर्न फॉर्मिंग सेल। न्यू बॉर्न फॉर्मिंग सेल का क्या मतलब होता है, ओस्टियोब्लास्ट। और ओस्टियोसाइट कौन होती है, नॉर्मल बॉर्न की जो सेल होती है उसको बोलते हैं ओस्टियोसाइट। जो ओस्टियोब्लास्ट होता है वो क्या होता है, न्यू बॉर्न फॉर्मिंग सेल। जो ओस्टियोक्लास्ट होता है, जो ओस्टियोपोरोसिस अपन पढ़ते हैं उसके अंदर ज़्यादा क्या चलता है, ओस्टियोक्लास्ट चलता है। तो ओस्टियोक्लास्ट का क्या मीनिंग होता है, ओस्टियोक्लास्ट का मतलब होता है डिस्ट्रॉय बॉर्न सेल। तो ये क्या करता है, कैल्शियम को बॉन के अंदर डिपॉजिट करता है, कैल्शियम को ब्लड से उठाता है, बॉन के अंदर डिपॉजिट करता है और स्टिमुलेट कर देता है न्यू बॉन फॉर्मिंग सेल को, और रोक देता है किसको, ओस्टियोक्लास्ट को रोक देता है। जो बॉन डिस्ट्रॉय हो रही थी उसको रोक देता है। तो ये काम कौन करता है, कैल्सिटोनिन। इंटेस्टाइन से ये क्या करता है, इनहिबिट कैल्शियम एब्जॉर्प्शन बाय द इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन जो रीअब्जॉर्प्शन करती है कैल्शियम का उसको भी इनहिबिट कर देता है, किडनी से भी इनहिबिट करवा देता है, लेकिन बॉन के अंदर क्या करता है, डिपोजिशन करता है कैल्शियम का। ब्लड वेसल्स पे इसका क्या इफेक्ट रहता है, ब्लड वेसल्स में ये जाता है और वहाँ से कैल्शियम को उठाता है, बॉन के अंदर डाल देता है। वहाँ पे क्या हो जाएगा, ब्लड कैल्शियम लेवल लो हो जाएगा। जब ये ब्लड से कैल्शियम को उठा लेगा तो ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल लो हो जाता है और बॉन के अंदर कैल्शियम को ये डिपॉजिट कर देता है। इसकी ये टीथ जो अपने होते हैं, टीथ और बॉन के अंदर डिपोजिशन कौन बढ़ाता है, कैल्शियम का, कैल्सिटोनिन हार्मोन। ये काम किसका रहता है, कैल्सिटोनिन का। लेकिन इसका एक अपोजिट हार्मोन चलता है, पीटीएच, पैराथायरॉयड हार्मोन। इसको कौन सिक्रिएट करता है,
पीटीएच को कौन सिक्रेट करता है? पैराथायरॉयड ग्लैंड करती है ना। पैराथायरॉयड ग्लैंड जो होती है पीटीएच हार्मोन को सिक्रेट करती है, और ये पीटीएच हार्मोन क्या करता है, बोन से कैल्शियम को उठाती हैं और ब्लड में डाल देती हैं, और कैल्शियम का ब्लड के अंदर लेवल बढ़ जाता है। पीटीएच हार्मोन क्या करेगा, बोन से कैल्शियम को उठाएगा और ब्लड के अंदर डाल देगा, जिससे क्या होगा, ब्लड कैल्शियम लेवल बढ़ जाता है। और कैल्सिटोनिन इसका अपोजिट चलता है, ब्लड से कैल्शियम को उठाता है, बोन और टीथ में ले जाके डाल देता है, जिससे ब्लड कैल्शियम लेवल लो हो जाता है। इस कंसेप्ट को आपको हमेशा ध्यान रखना है। कई बार इससे एमसीक्यू घुमा फिरा के आपसे पूछे जाएंगे, लेकिन आपको इसमें ध्यान रखना है। अब अपना एमसीक्यू वापस देखते हैं। जो ऑप्शन ए के अंदर लिखा है ये बिल्कुल कैल्सिटोनिन से रिगार्डिंग सही लिखा है। इसने लिखा है रिड्यूइंग रीअब्जॉर्प्शन कैल्शियम फ्रॉम बोन। बोन से इसका रीअब्जॉर्प्शन नहीं करता है, क्या करता है, बोन के अंदर डिपोजिशन करता है ये। और इनहिबिट रीअब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम सेंट्रीब्यूल, बिल्कुल किडनी से भी ये क्या काम करवा रहा था, उसको रीअब्जॉर्प्शन को इनहिबिट करके यूरिन के द्वारा एक्सक्रीट करवा रहा था। तो ये जो ऑप्शन ए के अंदर लिखा है बिल्कुल करेक्ट आंसर है, कैल्सिटोनिन से रिगार्डिंग। नेक्स्ट एमसीक्यू अपना, द ड्यूरेशन ऑफ कंप्लीट डायस्टोल। ये एमसीक्यू बहुत इजी है, और मैंने यहाँ क्यों डाला, क्योंकि मेरे पास 2 से 3 जन लोगों ने मैसेज किए कि ये कंप्लीट डायस्टोल होता क्या है, इसके अंदर सिर्फ 4.4 सेकेंड का टाइम कैसे लगता है। तो जब अपन कंप्लीट कार्डियक साइकिल पढ़ते हैं तो वो कितनी होती है, 0.8 सेकेंड की होती है। कितनी होती है, 0.8 सेकेंड की। फर्स्ट, सेकंड और 3 फेज़ के अंदर ये कंप्लीट होती हैं। ऐसे तो अगर आप इसके स्पॉन्टेनियसली आप साथ साथ में समझना चाहें तो ये 7 फेज हो जाती हैं, लेकिन 3 फेज़ के अंदर ये कंप्लीट होता है। जब एट्रियम जो है सिस्टॉल होते हैं तो इसमें टाइम लगता है 0.1 सेकेंड। जब एट्रियम सिस्टॉल होते हैं तो इसमें जो टाइम लगता है वो कितना होता है, 0.1 सेकेंड। और सिस्टॉल का क्या मतलब होता है, कॉन्ट्रैक्शन, और डायस्टॉल का क्या मतलब होता है, रिलैक्सेशन। तो एट्रियम जब सिस्टॉल हो रहा है तो ये टाइम लगता है 0.1 सेकेंड। और जब वेंट्रिकल सिस्टॉल होते हैं तो इसमें टाइम लगता है 0.3 सेकेंड। और जब हार्ट रिलैक्स होता है तो इसको जो टाइम लगता है वो कितना होता है, 0.4 सेकेंड, है ना। हार्ट जब रिलैक्स होता है, जो वेंट्रिकल डायस्टोल टाइम रहता है वो कितना होता है, 0.4 सेकेंड। वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं वो टाइम कितना रहता है, 0.3 सेकेंड। एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है वो टाइम कितना लगता है, 0.1 सेकेंड। और ये टोटल मिला करके कितने हो जाते हैं, 0.8 सेकेंड। तो इसके अंदर अपने को पूछा है रिलैक्स वाला टाइम, तो रिलैक्स वाला टाइम ये है। तो ऑप्शन ए के अंदर लिखा हुआ है 0.4 सेकेंड। जब हार्ट रिलैक्स होता है वो टाइम कितना रहता है, 0.8 सेकेंड। नेक्स्ट एमसीक्यू अपना, न्यूमोथोरेक्स इज ए कंडीशन इन विच देयर इज। न्यूमोथोरेक्स जो कंडीशन है ये क्या कंडीशन है, तो ऑप्शन ए कह रहा है वाटर इन द प्लूरल स्पेस, बी ऑप्शन कह रहा है एयर इन द प्लूरल स्पेस, ऑप्शन सी कह रहा है पस इन प्लूरल स्पेस, ऑप्शन डी कह रहा है ब्लड इन प्लूरल स्पेस, है ना। तो ये जो वर्ड लेके हैं सारे के सारे सबकी मीनिंग होती है। ये अपना क्या है, लंग्स है, ये अपने क्या है, लंग्स। इसके ऊपर एक कैविटी बनी रहती है जिसको अपन बोलते हैं प्लूरल कैविटी। क्या बोलते हैं, प्लूरल कैविटी। अब इस प्लूरल कैविटी के अंदर 2 लेयर होती है, एक होती है आउटर साइड जिसको अपन बोलते हैं पैराइटल, और एक अंदर होती है इसको अपन बोलते हैं विसरल। बाहर वाली पैराइटल, अंदर वाली विसरल, ये सारे ऑर्गन का यही सिस्टम रहता है, बाहर का पैराइटल, अंदर का विसरल, है ना। तो अब इस कैविटी के अंदर अगर यहाँ पे एयर फिल्ड हो जाए तो अपन इसको क्या बोलते हैं, न्यूमोथोरेक्स। क्या बोलते हैं, न्यूमोथोरेक्स। अगर यहाँ पे ब्लड का कलेक्शन हो रहा है इन दोनों लेयर के बीच में तो अपन इसको बोलते हैं हीमोथोरेक्स। क्या बोलते हैं, हीमोथोरेक्स। अगर यहाँ पे पस का कलेक्शन हो रहा है तो इसको अपन बोलते हैं पायोथोरेक्स। क्या बोलते हैं, पायोथोरेक्स। अगर यहाँ पे वाटर का जो है स्टिमुलेट ज़्यादा एक्यूमुलेट हो रहा है तो उसको अपन बोलेंगे हाइड्रोथोरेक्स। क्या बोलेंगे, हाइड्रोथोरेक्स। वाटर रह रहा है हाइड्रोथोरेक्स, एयर आ रहा है न्यूमोथोरेक्स, पस आ रही है पायोथोरेक्स, ब्लड आ रहा है हीमोथोरेक्स। इसने क्या पूछा है, न्यूमोथोरेक्स। न्यूमो मतलब एयर, यानी कि ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर। अब इसको ट्रीट करने के लिए ये जो न्यूमोथोरेक्स और हीमोथोरेक्स वाली कंडीशन होती हैं, इसको ट्रीट करने के लिए अपन जो सिस्टम लगाते हैं यहाँ पे वाटर सील ड्रेनेज सिस्टम लगाते हैं, है ना। तो वो अपन आगे देखते हैं। जब एयर यहाँ पे आती है तो एयर क्या करती है, ग्रेविटी के अपोजिट रहती है, तो ऊपर की साइड रहती है। अगर एयर आ रही है तो वो ऊपर की तरफ रहेगी, और जब ब्लड और वाटर और पस आ रही है तो वो कहाँ रहेंगी, लोअर साइड रहती हैं। तो आपको ये ध्यान में रखना है, क्योंकि आगे जब वाटर सील ड्रेनेज सिस्टम अपन लगाते हैं तो ये लॉजिक यहाँ पे काम आता है। नेक्स्ट एमसीक्यू जो अपना है, वाटर सील ड्रेनेज इज़ यूज टू ड्रेन, है ना। वाटर सील ड्रेनेज किसको ड्रेन करने में यूज़ करते हैं, एब्डोमिनल कैविटी में लगाते हैं इसको, या थोरेसिक कैविटी में लगाते हैं, या हाइड्रोसिफिलस वाले बच्चे के अंदर लगाते हैं, या पेल्विक कैविटी के अंदर। तो पेल्विक कैविटी की जो सर्जरी रहती है मोस्टली सिजेरियन सेक्शन या एस्टेक्टमी जो फीमेल के अंदर होती हैं। इस कंडीशन में अगर यहाँ पे सिक्रेशन ज़्यादा बनने के चांस रहते हैं तो यहाँ पे एक ड्रेन डॉक्टर इंसर्ट करते हैं जिसका नाम है हीमोवैक ड्रेन। क्या नाम है, हीमोवैक ड्रेन होता है।
इसका इमेज मैं आपको दिखाऊंगी। ये इस तरीके का कुछ ड्रेन रहता है, यहाँ पे क्लिप रहती है, इसको बंद कर देंगे इसको पंच करके, तो यहाँ पे नेगेटिव जो प्रेशर क्रिएट कर देगा, उससे वो क्या करेगा, सारे सेक्शन को, वहाँ पे जो सिक्रेशन बढ़ रहे हैं सर्जिकल साइड पे, उसको क्या कर देगा, सक आउट कर देता है। हाइड्रोसिफिलिस वाले मरीज़ के अंदर डॉक्टर क्या करते हैं, संट लगाते हैं, संटिंग करते हैं हाइड्रोसिफिलिस वाले में। हाइड्रोसिफिलिस के अंदर क्या होता है, जो ब्रेन के अंदर अपना CSF बनता है वो एक्सेस बनता है और उसका रीएब्जॉर्प्शन रुक जाता है, ऐसे कुछ कंडीशन रहती है। उसकी वजह से बच्चे के हेड की साइज़ बहुत बड़ी हो जाती है, क्योंकि ऊपर जो है CSF का एक्यूमुलेशन होना स्टार्ट हो जाता है। तो इसको क्या करते हैं डॉक्टर, कभी भी डायरेक्टली ब्रेन के अंदर ड्रेन डाल के इसको सडन बाहर नहीं निकालते हैं। अगर अपन ऐसे डायरेक्टली ड्रेन डाल के पूरा बाहर निकाल देंगे तो क्या होगा, ब्रेन का हर्निया हो जाएगा, वो जो बच्चे का हेड है वो एकदम से पिचक जाएगा और बच्चे का जो है हेड, जो ब्रेन है अंदर, वो क्या हो जाएगा, हर्निएट होकर नीचे आ जाएगा। तो ये एक डेथ का कारण बन सकता है। इसके लिए अपन क्या करते हैं, स्टंट डालते हैं और धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके उस फ्लूइड को ड्रेन करते हैं। इसकी संटिंग जो है ब्रेन के वेंट्रिकल्स की हार्ट के वेंट्रिकल्स से कर सकते हैं। इसकी संटिंग ब्रेन वाले वेंट्रिकल्स की संटिंग अपनी प्लूरल स्पेस में कर सकते हैं, या फिर मोस्ट कॉमनली जो यूज़ होता है वो कौन होता है, पेरिटोनियल संट रहता है। वेंट्रिकुलो पेरिटोनियल संट जो है हाइड्रोसिफिलिस के अंदर मोस्ट कॉमनली संट रहता है। VP संट जिसको नाम देते हैं अपन, क्या नाम देते हैं, VP संट। इस VP संट के अंदर डॉक्टर क्या करता है, ब्रेन के वेंट्रिकल्स के अंदर एक ट्यूब डालता है और उस ट्यूब को ओपन कहाँ करता है, पेरिटोनियल कैविटी के अंदर। इसके बीच में अपने स्कल के अंदर एक ऐसा जो है पॉइंट बनाता है, एक ऐसा प्रेशर करने के लिए एक जो है वो रहता है, कंट्रोलर रहता है। और डॉक्टर पोस्ट ऑपरेटिव अपने को बोलता है कि आपको दिन के अंदर आपको इस जो ये प्रेशर साइट है, ये जो कंट्रोलर है, इसको आपको क्या करना है, दिन में 8 से 10 बार प्रेस करना है। और जब आप दिन में 8 से 10 बार इसको प्रेस करेंगे, जिस टाइम आप प्रेस करेंगे तो धीरे धीरे यहाँ वाला जो फ्लूइड है ब्रेन वाला, वो कहाँ है, पेरिटोनियल कैविटी के अंदर जाएगा। तो इसको ऐसे कर करके धीरे धीरे करके इसको कम कर दें, सडनली इसको ड्रेन आउट नहीं करते हैं। थोरेसिक कैविटी के अंदर जो ड्रेन सिस्टम लगता है वही वाटर सील ड्रेनेज सिस्टम होता है। हीमोथोरेक्स और न्यूमोथोरेक्स वाली जो कंडीशन रहती हैं, इसको ट्रीट करने के लिए जो ड्रेन सिस्टम लगाते हैं वो वाटर सील ड्रेनेज सिस्टम रहता है। एब्डोमिनल कैविटी के अंदर आपने हर बार नॉर्सेट के अंदर एक एग्जाम के अंदर इमेज बेस या प्रोसीजर का MCQ आपसे पूछा जाता है, जैक्सन पोर्ट है ना, जैक्सन पोर्ट जो ड्रेनेज रहता है वो कहाँ लगता है, एब्डोमिनल कैविटी के अंदर लगता है। एब्डोमिनल कैविटी की कोई सर्जरी होती है तो इसके अंदर जो ड्रेन लगता है, एक तो रहता है पेनरोज ड्रेन रहता है, ओपन ड्रेनेज सिस्टम जिसको अपन बोलते हैं, और एक रहता है जैक्सन पोर्ट ड्रेनेज सिस्टम। तो इसका जो करेक्ट आंसर वो क्या था, थोरेसिक कैविटी के अंदर कौन सा ड्रेन लगता है, वाटर सील ड्रेनेज सिस्टम। आगे इसकी इमेज देखते हैं अपन, ये क्या है, वाटर सील ड्रेनेज सिस्टम है। जब हम थोरेक्स के अंदर न्यूमोथोरेक्स हो रहा है तो अपन सेकंड और थर्ड इंटरकोस्टल स्पेस के अंदर एक ट्यूब इंसर्ट करते हैं और ये वाला पोर्शन उस ट्यूब से कनेक्ट कर लेते हैं। और फिर क्या होता है, यहाँ पे अपन को ये जो ट्यूबिंग आपको दिख रही है, इस ट्यूबिंग के अंदर आपको क्या करना होता है, इसकी कॉलम के मूवमेंट को मॉनिटर करते रहना होता है। इसके अंदर 3 कंडीशन रहती है। एक तो रहती है आपको, अगर एग्जाम के अंदर नॉर्सेट के अंदर कई बार लैंग्वेज घुमा घुमा के MCQ पूछा गया है कि कंटिन्यूस बबलिंग अगर आपको दिख रही है, कंटिन्यूस बबलिंग दिख रही है तो ये क्या इंडिकेट कर रही है, आपको जवाब देना, ये इंडिकेट कर रही है लीकेज को। क्या इंडिकेट कर रही है, कहीं ना कहीं इस ट्यूबिंग सिस्टम के अंदर लीकेज हो रहा है, इसलिए कंटिन्यूस बबल्स आ रहे हैं। अगर आपको इसके अंदर इंटरमीडिएट बबलिंग दिख रही है, आपको ऐसा भी पूछा जाता है कि इंटरमीडिएट दिख रही है, तो ये क्या है, ये कंडीशन क्या है, नॉर्मल है। इंटरमीडिएट बबलिंग दिख रही है, इसका मतलब ये नॉर्मल है। फिर आपको पूछा जाता है कि इस कॉलन के मूवमेंट स्टॉप हो गए, ये क्या इंडिकेट कर रहा है। अगर इस कॉलन के अंदर मूवमेंट स्टॉप हो गए तो ये 2 ही कंडीशन में स्टॉप होंगे, या तो इस ट्यूबिंग के अंदर कहीं ब्लॉकेज आ गया है, या क्या है, जो न्यूमोथोरेक्स हुआ था, जो हीमोथोरेक्स हुआ था, वो कंडीशन अब क्या है, रिजॉल्व हो चुकी है। ऐसी कंडीशन के अंदर जो डॉक्टर होते हैं वो क्या है, एक एक्सरे करवाते हैं और उससे डिटेक्ट करते हैं कि वो न्यूमोथोरेक्स जो था वो रिपेयर हो चुका है, तो इस ट्यूब को निकाल देते हैं। अगर ये ब्लॉकेज है तो ट्यूब को चेंज करके दूसरी डालते हैं। ये कंडीशन किसके साथ रहती है, वाटर सील ड्रेनेज सिस्टम के साथ रहती है। नेक्स्ट जो है, ये जो इमेज दिख रही है ये किसकी इमेज है, हीमोवेग की। किसकी है, हीमोवेग ड्रेन सिस्टम जो अपन ने पेल्विक कैविटी के अंदर डाला था वो ये जो ऊपर आपको एक क्लिप दिख रही है, इसको क्या करते हैं, इसको पंच करके इस क्लिप को बंद करेंगे तो इसके अंदर जो प्रेशर क्रिएट होगा वो कैसा होगा, नेगेटिव प्रेशर वैक्यूम क्रिएट होगा, और वहाँ से जो सिक्रेशन सर्जिकल साइड के उसको क्या करता है, ये क्या करता है, ड्रेन आउट कर लेता है। नेक्स्ट जो अपना MCQ है वो है, रिटेंशन ऑफ एबनॉर्मल अमाउंट ऑफ फ्लूइड इन द बॉडी इज यूजुअली ड्यू टू रिटेंशन ऑफ टू मच, है ना। किसके साथ में, वाटर का रिटेंशन बॉडी के अंदर नॉर्मली ज़्यादा होता है, ये आपको पूछा जाता है। सिंपल सा लॉजिक है, जहाँ पे नमक है वहाँ क्या है, पानी है, तो सोडियम क्या करता है, वाटर को अपने साथ में बाइंड करके रखता है, ये अकेला नहीं रहता है। जैसे ही सोडियम का रिटेंशन बॉडी के अंदर एक्सेस होगा तो वाटर को भी बॉडी के अंदर रुकना पड़ता है। कैल्शियम और पोटेशियम के साथ में ऐसा
नहीं होता है। आज के लेक्चर के लिए इतना ही। नेक्स्ट मिलेंगे अपन कल के न्यू लेक्चर में, कुछ और नए और इंटरेस्टिंग एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आपको क्या करना है, अगर आपको ये कंसेप्ट समझ में आ रहे हैं तो आपको इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।